नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं पिया मिलन का 11वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए पिया मिलन का 11वां भाग शुरू करते हैं। राहुल जब कॉलेज से घर पहुंचा तो अपनी मां को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे और वह फूट फूट करके रोने लगा। अचानक से राहुल को इस तरह से रोता हुआ देख करके चाची घबरा गई थी। उन्होंने घबराते हुए राहुल से कहा, राहुल बात क्या है बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? लेकिन राहुल के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे अभी, और वह रोता ही जा रहा था। मां अभी तक राहुल के रोने की वजह नहीं समझ पाई थी। राहुल को इस तरह से रोना अब उन्हें परेशान कर रहा था। तब उन्होंने राहुल का चेहरा अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, बेटा राहुल क्या हुआ, बताओ तो हमें, जो तुम ऐसे रोए जा रहे हो। बता दो बेटा, हमें क्या बात है, हमें अब घबराहट हो रही है। राहुल ने तब रोते हुए कहा, मम्मी भैया आए थे कॉलेज आज, हमने पहली बार आज उनका अपमान किया। हमें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम अपने भैया से गलत बात कैसे कर सकते हैं? उन्हें आज बहुत बुरा लगा होगा। भैया शायद अब हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अब चाची को पूरी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने तब राहुल को समझाते हुए कहा, बेटा तुमने जो कुछ भी किया अपने भैया के भले के लिए ही किया है, इसलिए मत रो बेटा। अगर तुम भैया की नजर में बुरे भी बन जाओ तो इस बात के लिए भी तुम दुखी मत हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। आज तो पहला दिन था जब तुम्हारा अपने भैया से सामना हुआ है। आगे भी तुम्हारा अपने भैया से सामना हो सकता है, इसलिए तुम अगर ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे अपने भैया को उनकी खुशियां देने में उनकी मदद कर पाओगे। राहुल ने अपनी मां की बात सुन करके अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और कहा, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे मम्मी, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। राहुल की बात सुन करके चाची की आंखें भी भर आई और उन्होंने राहुल के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, हमारा अच्छा बेटा, हमें गर्व है आज तुम पर। और किसी तरह चाची के समझाने पर राहुल चुप हो गया था। लेकिन राहुल ने जो त्याग किया था वह सच में सराहनीय था। वह भाई जो उसका आदर्श था, वह भाई जिससे वह बहुत प्रेम करता था, आज उसी भाई को मजबूरी में राहुल ने अपमान भी किया था। राहुल ने किस तरह खुद को पत्थर बनाया था यह वही जानता था। उसे अपने भाई को हर अनुचित शब्द बोलते हुए कितनी पीड़ा हुई थी, इसका दर्द राहुल को ही मालूम था। श्याम जब शाम को घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसने यह सोच करके अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान ला रखी थी कि कहीं अनुपमा जी और मम्मी जी उसका चेहरा देख करके दुखी ना हो जाएं। जब श्याम घर पहुंचा तब अनुपमा और अनीता जी शायद कहीं बिजी थी, इसलिए दोनों ही श्याम को आते हुए नहीं देख पाई थी। श्याम घर पहुंच करके सीधा अपने रूम की ओर चला गया और अपने कपड़े चेंज करने के बाद अभी उदास लेटा हुआ था कि तभी अनुपमा वहां आ गई और श्याम के पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ, आपका ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? श्याम नहीं चाहता था कि अनुपमा को सच का पता लगे और वह दुखी हो, इसलिए अपने बात को टटोलते हुए अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए, हमें क्या हुआ है, अच्छे भले तो हैं हम। अनुपमा ने श्याम का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखिए हमारी तरफ और अब कहिए जो अभी आपने हमसे कहा। श्याम ने फिर से बात को हंसी में टालते हुए कहा, फिर से अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम उदास हैं? देखिए हमारे चेहरे पर ये इस्माइल है ना। अनुपमा ने भावुक होकर के श्याम से कहा, हम आपकी पत्नी हैं, हम सिर्फ आपके शरीर से नहीं आपके मन से भी जुड़े हुए हैं। आपके चेहरे के इस्माइल के पीछे छिपे दर्द को हम महसूस कर सकते हैं। क्या बात हुई राहुल से, हमें सब सच सच बताइए। श्याम के चेहरे पर अब उदासी आ गई थी, वह भी अब भावुक हो गया था और तब उसने अनुपमा से कहा, जिस भाई को हम बहुत प्रेम करते थे, जिनके लिए हम सोचते थे कि भले कोई और हमारी बात का मान रखे या ना रखे, लेकिन हमारा प्रिय भाई हमारी बात को हमेशा मान रखेगा,
आपको पता है अनुपमा जी, आज राहुल ने हमें बहुत हर्ट किया है। आज राहुल ने हमसे कहा कि उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, सीधे से बात भी नहीं की उन्होंने हमसे, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। कहते हुए श्याम की आंखों में आंसू भर आए थे। तब अनुपमा ने श्याम को समझाते हुए कहा, आप दुखी मत होइए श्याम जी, हम आपका दुख महसूस कर सकते हैं। राहुल अभी छोटा है, नादान है, अभी वो आपको उनकी कही किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है उन्हें किसी बात का बुरा लग गया हो, हम मिल करके उन्हें समझाएंगे, हमें यकीन है वह हमारी बात जरूर समझेंगे। श्याम, आपको पता है हमने उनसे कितनी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी। अनुपमा जी, हमने उनके सामने हाथ तक जोड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और हमारी ओर से मुंह मोड़ करके वह चले गए थे। माना किसी से कुछ बात हुई होगी, लेकिन हमने तो अपने परिवार का हमेशा साथ दिया था, फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसा तो कोई किसी गैर के साथ भी नहीं करता है। अनुपमा नहीं चाहती थी कि श्याम जी के मन में अपने भाई के प्रति कोई भी गलत द्वेष भावना उत्पन्न हो, इसलिए उसने फिर से श्याम को समझाते हुए कहा, श्याम जी, राहुल अभी बच्चे हैं, उन्हें अभी दुनियादारी का उतना तजुर्बा नहीं है, उन पर आप नाराज मत होइए प्लीज। आप जैसा भाई अपने भाई से नाराज कैसे हो सकता है श्याम जी? राहुल की गलती को उनकी नादानी समझ करके आप उन्हें माफ कर दीजिए। श्याम, सच कहें अनुपमा जी, हमें राहुल के उस बर्ताव से बहुत बुरा लगा था, लेकिन हम राहुल से कभी नाराज नहीं हो सकते। हमें लगता है कि उनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से उन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया है। हम फिर से उनके पास जाएंगे, देखते हैं कि वह अपने भाई को और कितना बेइज्जत कर सकते हैं। अनुपमा ने श्याम से कहा, एक रिक्वेस्ट है श्याम जी आपसे। श्याम ने कहा, कैसी रिक्वेस्ट अनुपमा जी? अनुपमा, अब हम राहुल के पास जाएंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम नहीं चाहते कि राहुल आपसे कुछ कहें। श्याम, आप क्यों परेशान होती हैं अनुपमा जी, हम चले जाएंगे फिर उनके पास, कभी तो उन्हें अपने भाई पर दया आ जाएगी। अनुपमा, आप फिक्र मत कीजिए हमारी, वह हमारे देवर जी हैं, वह आपके भाई हैं श्याम जी, वह अपनी भाभी का अपमान कभी नहीं करेंगे। श्याम ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं अनुपमा जी, अच्छी बात है, फिर आप ही चली जाइए कल। जिस रिश्ते को हम नहीं ठीक कर सके, हो सकता है शायद आपकी वजह से वह रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। अगले दिन अनुपमा राहुल के कॉलेज पहुंच गई थी। वह किसी से राहुल के बारे में पूछ रही थी कि तभी उसे नेहा ने देख लिया था। नेहा अनुपमा को पहले से जानती थी, इसलिए नेहा अनुपमा को देख करके उसके पास आ गई और उसने अनुपमा से कहा, दीदी आप यहाँ? अनुपमा ने जब नेहा की आवाज सुनी तो उसकी ओर देखते हुए कहा, नेहा तुम भी यहीं पढ़ती हो क्या? नेहा, हाँ दीदी हम यहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? नेहा ने कहा, नेहा अनुपमा की माँ की फ्रेंड लीला की बेटी थी, इसलिए वह नेहा को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी और नेहा के तीखे मिजाज से भी वह अच्छी तरह से वाकिफ थे। लेकिन आज नेहा का बदला हुआ रूप देख करके उसे हैरानी तो हुई, लेकिन अच्छा भी लगा यह देख करके कि नेहा में सुधार आ गया है। अनुपमा ने तब नेहा की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, हम अपने बारे में तो बाद में बताएंगे, लेकिन तुम हमें ये बताओ तुम में ये चेंजेस कैसे आए? नेहा ने गंभीर होते हुए कहा, दीदी इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी उसे अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। शायद हमें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अनुपमा ने नेहा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा लगा तुम्हारे बारे में जान करके, हमें खुशी है तुम्हारे अंदर ये चेंजेस देख करके। नेहा ने मुस्कुरा करके कहा, थैंक यू दीदी। अच्छा अब बताइए कि आप यहाँ कैसे आई? अनुपमा ने कुछ गंभीर हो करके कहा, हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं नेहा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? नेहा, कैसी मदद दीदी, और आप किससे मिलने आई हैं? तब अनुपमा ने उसे राहुल के बारे में बताया और पूछा, क्या तुम राहुल को जानती हो? नेहा, हम और राहुल साथ में ही पढ़ते हैं दीदी, लेकिन आपको उनसे क्या काम पड़ गया है? अनुपमा, वह हम तुम्हें बाद में बताएंगे नेहा, लेकिन
अभी हमें राहुल से मिलना है, क्या तुम हमें उनसे अभी मिला सकती हो? नेहा, जी दीदी, हम राहुल को अभी बुला करके लाते हैं। और फिर नेहा वहां से चली गई और अनुपमा वहीं एक तरफ जा करके बैठ गई। राहुल उस समय कुछ पढ़ रहा था। नेहा उसके पास गई और उससे कहा, राहुल आपसे बाहर कोई मिलने आया है। राहुल ने मन में सोचा, जरूर श्याम भैया ही होंगे। क्या आज फिर हमें अपने भैया की नजरों में बुरा बनना पड़ेगा? हम आज अब भैया से मिलेंगे ही नहीं। राहुल अभी अपने ख्यालों में ही गुम था। नेहा ने राहुल को कहीं खोया हुआ देख करके उससे कहा, आपने कोई जवाब नहीं दिया राहुल। नेहा की आवाज सुन करके राहुल ख्यालों से बाहर आ गया और उसने नेहा से कहा, हम किसी से नहीं मिलना चाहते हैं, तुम जा करके भैया से मना कर देना कि राहुल उनसे नहीं मिलना चाहता। नेहा, लेकिन आज तुम्हारे भैया नहीं आए हैं तुमसे मिलने, अनुपमा दीदी आई हैं, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। हमने पूछा था उनसे कि क्यों मिलना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। राहुल ने तब मन में सोचा, हम जानते हैं कि क्यों भाभी हमसे मिलना चाहती हैं। कल भैया की नज़रों में बुरे बन गए हम, और आज भाभी की नज़रों में भी बुरा बनना पड़ेगा क्या? यह कैसी परीक्षा है नियति, और कितने इम्तहान हमें देने होंगे। राहुल को फिर से खोए हुए देख करके नेहा ने कहा, आप क्या सोच रहे हो आप? चलो चल करके बात कर लो दीदी से, हो सकता है उन्हें कोई काम हो आपसे। राहुल, आप मना कर दो जा करके, हम नहीं मिलना चाहते हैं उनसे। नेहा ने राहुल को समझाते हुए कहा, आप जानते नहीं हो शायद दीदी को, इसलिए मना कर रहे हो आप उनसे मिलने के लिए। कितने ही लोग उनसे मिलना अपनी किस्मत समझते हैं, आपको पता है कि वह कितनी बड़ी हस्ती हैं। राहुल ने नाराजगी से कहा, होंगी तो हमें उनसे क्या, हमें उनसे नहीं मिलना है, आप जा करके उनसे मना कर दीजिए। नेहा ने उदास होते हुए कहा, आपको नहीं मिलना है तो मत मिलिए, किसी और का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं आप? राहुल थोड़ा परेशान था, इसलिए वह नेहा पर नाराज हो गया था, लेकिन जब उसने नेहा को उदास चेहरा देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तब नेहा से कहा, सॉरी नेहा, हमने गलती से तुमसे गुस्से में बोल दिया। नेहा ने कहा, कोई बात नहीं। नेहा ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए राहुल से कहा, प्लीज आप एक बार हमारे कहने से दीदी से मिल लो। राहुल, सॉरी नेहा, हमारी मजबूरी है, हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। नेहा, एक बात पूछूं आपसे? राहुल, हाँ पूछो। नेहा ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, आप सच में हमें अपना दोस्त मानते हैं? राहुल, हाँ नेहा, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं, क्या आपको यकीन नहीं है? नेहा ने मासूमियत से कहा, यकीन तो है लेकिन। राहुल, लेकिन क्या नेहा? नेहा, अगर आप हमें सच में अपना दोस्त मानते हैं तो फिर हमें सच बताइए कि आप दीदी से मिलना क्यों नहीं चाहते? राहुल नेहा की बात सुन करके कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने नेहा से कहा, आपने हमारे कहने पर हमारे लिए खुद को बदल लिया, तो हम आपको अब सच बताते हैं, क्योंकि हम अब आप पर यकीन कर सकते हैं। राहुल ने आगे नेहा से कहा, आपको पता है नेहा, जिनसे मिलने के लिए आप हमें बोल रही हैं वह हमारी भाभी हैं। नेहा ने हैरानी के साथ कहा, मतलब अनुपमा दीदी की शादी आपके श्याम भैया के साथ ही हुई है? राहुल, जी। नेहा ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है आपके श्याम भैया कुछ गलत कर सकते हैं, या आपके श्याम भैया अब उनका व्यवहार गलत हो गए हैं? राहुल, हमारे श्याम भैया पहले भी बहुत अच्छे थे और अब भी बहुत अच्छे हैं। नेहा, क्या अनुपमा दीदी अच्छी नहीं है, या उनका व्यवहार आपके और आपके फैमिली के साथ अच्छा नहीं रहा है? राहुल, हमारी अनुपमा भाभी भी बहुत अच्छी हैं। नेहा ने उदास होते हुए कहा, तो फिर आपने कल अपने श्याम भैया के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया और आज फिर अपनी भाभी के साथ भी बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? खुद भी दुखी हैं आप और अपने भैया और भाभी को भी दुखी कर रहे हैं, यह तो गलत बात है। जिन श्याम भैया ने आपको इतना प्यार दिया, हमेशा आपकी खुशी का ख्याल रखा, आप अपने इतने अच्छे श्याम भैया और भाभी के साथ फिर गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? नेहा की बात सुनकर के राहुल की आंखों में नमी उतर आई थी। उसने अपनी आंखों के किनारे पहुंचते हुए नेहा से कहा, नेहा, हमने जो कुछ भी किया है अपने भैया की खुशी के लिए ही किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे भैया को हमारी वजह से दुख उठाना पड़े। और रही बात भैया को गलत बोलने की, तो
तो हम ही जानते हैं कि भैया से गलत बोलते हुए कितनी पीड़ा हुई थी मुझे। क्या आपको पूरा यकीन है आप अपने भैया के साथ ऐसा व्यवहार कर आप अपने भैया को खुशी दे पाएंगे? ये शब्द जब राहुल और नेहा के कानों में पड़े और दोनों ने जब उस ओर देखा तो सामने अनुपमा खड़ी थी। जब राहुल और नेहा ने सामने अनुपमा को देखा तो दोनों ही अनुपमा को वहां देख करके हैरान रह गए थे। राहुल ने जब अनुपमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया तब अनुपमा ने फिर से राहुल से कहा, आप चुप क्यों हैं राहुल? अगर आपके पास हमारी बात का कोई जवाब है तो दीजिए ना। राहुल अनुपमा की बात सुन करके इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अनुपमा से क्या कहे। अनुपमा ने जब राहुल को फिर से खामोश देखा तो उससे कहा, लगता है राहुल आप अपने भैया को कभी पहचान ही नहीं सके। आपने सोचा कि आप अपने भैया को हर्ट करके लौटा देंगे तो वह चुपचाप चले जाएंगे। आपको पता है कल जब वह घर पहुंचे तो हमने उनकी आंखों में अपनी फैमिली के लिए आंसू देखे। वो रो रहे थे राहुल। किस लिए? अपने छोटे भाई, अपने चाचा जी और चाची जी के लिए। वो अपने परिवार से दूर रह करके कभी खुश नहीं रह पाएंगे राहुल। आगे अनुपमा ने राहुल के सामने हाथ जोड़ते हुए भावुक होकर के कहा, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं राहुल, आप सब फिर से वापस आ जाइए। हम श्याम जी को अपने परिवार के लिए दुखी होता नहीं देख सकते। राहुल ने अनुपमा के सामने हाथ जोड़ करके कहा, भाभी हमारे सामने हाथ जोड़ करके हमें और अधिक लज्जित मत कीजिए। हमसे पहले ही बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमने जो अपने श्याम भैया को बहुत हर्ट किया है, हमारे सामने हाथ जोड़ करके हमें और पाप का भागीदार मत बनाइए। यह दृश्य देख करके पास खड़ी नेहा की आंखें भी भर आई थी। अनुपमा ने राहुल को समझाते हुए कहा, राहुल आप दुखी मत होइए। आपने जो भी किया अपने भैया का भला सोच करके ही किया। राहुल यह तो हम नहीं जानते हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ जिसकी वजह से हमसे हमारा परिवार अलग हो गया। लेकिन राहुल अब हम सब फिर से साथ रहेंगे एक अच्छे परिवार की तरह। क्या आप अब हमें हमारी चाची जी के पास ले चलेंगे? राहुल जी भाभी। लेकिन अनुपमा अब लेकिन किस लिए राहुल? राहुल भाभी अभी कॉलेज से छुट्टी होने में टाइम है। अनुपमा ने तब मुस्कुरा करके कहा, बस इतनी सी बात। हम बाहर आपकी छुट्टी होने का वेट करते हैं। जब आपकी छुट्टी हो जाएगी फिर हम सब साथ में चलेंगे। अच्छा तो फिर हम बाहर आपका वेट करते हैं। कह करके अनुपमा बाहर चली गई। जब राहुल और नेहा की छुट्टी हुई तब तीनों राहुल के घर की ओर चले गए। जब सब राहुल के घर के बाहर पहुंच गए तब राहुल अकेला पहले अंदर गया और अपनी माँ से कहा, मम्मी देखिए तो बाहर जाकर के कौन आया है। चाची ने हैरानी से पूछा, कौन आया है बेटा? राहुल ने मुस्कुरा करके कहा, आप ही देख लीजिए मम्मी। चाची अच्छा ठीक है हम ही देख लेते हैं। चाची ने बाहर आ करके देखा, वहां अनुपमा और नेहा खड़ी थी। अनुपमा को देख करके चाची को खुशी भी हुई और हैरानी भी। चाची को देखते ही अनुपमा ने उनके पैर छुए तो चाची ने उसे आशीर्वाद दिया। अनुपमा ने तब चाची से कहा, चाची जी क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? चाची ने तब प्यार से कहा, अंदर आ जाओ बेटा। अनुपमा ने रूम में अंदर आते हुए मुस्कुरा करके कहा, इतने दिनों से हम इस बेटा शब्द को सुनने के लिए तरस रहे थे। जब सब अंदर आ गए तब चाची ने अनुपमा की बात को टालते हुए अनुपमा और नेहा से कहा, आप दोनों बैठो बेटा, हम जब तक आप दोनों के लिए चाय बना करके लाते हैं। अनुपमा ने चाची को रोकते हुए कहा, आप परेशान मत होइए चाची जी, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, हम तो आप सबको अपने साथ लेने आए हैं। चाची ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन बेटा हम लोग यहाँ ठीक हैं। आप और श्याम भैया खुश रहेंगे उससे ही हमें भी यहाँ खुशी मिलती रहेगी। फर्क नहीं पड़ता कि हम अपनों से कितने दूर हैं और कितने पास। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हमारे दिल में हमारे अपनों के लिए प्रेम कितना है। हम भले दूर जरूर हैं अनुपमा तुमसे और श्याम जी से, लेकिन जितनी जगह आप दोनों के लिए हमारे दिल में पहले थी उतनी ही आज भी है। इसलिए अगर दूर रह करके भी प्रेम है ही तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम दूर रहें या पास रहें। अनुपमा ने भावुक होकर के चाची से कहा, फर्क पड़ता है चाची जी, अगर अपने आप जैसे हो चाची जी
तो अपनों का साथ हमेशा कुछ अच्छा एहसास कराता है, हमेशा कुछ सिखाता है। आपके साथ रह करके हमने कितना कुछ सीखा है और हम आगे भी आपसे सीखते रहना चाहते हैं। हमें खुद से अलग मत कीजिए चाची जी। चाची ने अनुपमा को समझाते हुए कहा, बेटा अगर दूर रह करके शांति से रहा जा सकता है तो फिर दूर रहने में ही भलाई है। अगर पास रहने पर रिश्तों में दरारें पड़ने लगें तो दूरी बना लेना ही उचित होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अनुपमा, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो जो चाहे आप हमें सजा दीजिए, लेकिन हमें अपने प्यार से वंचित मत कीजिए। चाची जी, हमें और श्याम जी को आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, हमें उससे वंचित मत कीजिए। कहते हुए अनुपमा की आंखें भर आई थी। तब चाची ने अनुपमा को समझाते हुए कहा, अनुपमा बेटा मत रो, हम तुम्हें जानते हैं कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो, लेकिन अनुपमा बेटा हम यह सब तुम्हारे और श्याम भैया के लिए ही तो कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि साथ में रह करके आपसी मतभेद हो जाए। इससे अच्छा है कि थोड़ी दूरी बना ही ली जाए। अनुपमा ने भरे हुए गले से कहा, हम आपको जानते हैं चाची जी, आपके साथ रहने से रिश्तों में कड़वाहट कभी नहीं आ सकती है, बल्कि आपके साथ से रिश्ते और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। तो फिर आप ही बताइए कि फिर दूरी रखना क्या सही है। चाची ने फिर से अनुपमा को समझाते हुए कहा, बेटा अनुपमा समझने की कोशिश करो, हम तुमसे और श्याम भैया से बहुत ज्यादा दूर कहाँ हैं। जब आप दोनों का मन हमसे मिलने का करे, आप दोनों तब हमसे आकर के मिल सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ क्यों नहीं जा सकती हैं। ऐसे बेटे से क्या गलती हो गई है जो अपने बेटे से ही मुख मोड़ लिया है। श्याम ने दरवाजे पर खड़े होकर के कहा था। श्याम की आवाज जब सबके कानों में पड़ी तो सब उसे और हैरानी से देखने लगे। दरअसल अनुपमा ने यहाँ पहुँचते ही श्याम को यहाँ की लोकेशन सेंड कर दी थी, इसलिए श्याम यहाँ तक पहुँच गया था। श्याम को सामने देख करके चाची ने खड़े होकर के श्याम से कहा, अंदर आ जाओ श्याम भैया। तब श्याम अंदर आ गया और चाची के पैर छुए। चाची ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर चाची ने श्याम से कहा, आप क्या पियोगे श्याम भैया, ठंडा या गरम। श्याम, धन्यवाद चाची, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी हम यहाँ आए हैं तो बस आप सबको अपने साथ ले जाने के लिए। चाची ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, बेटा आप समझने की कोशिश करो, कभी कभी चीजें उतनी आसान नहीं होती हैं जितनी दिखाई देती हैं। सही इंसान वही है जो वक्त के हिसाब से खुद को ढाल ले, और यही बात हम तुम्हें भी समझा रहे हैं कि अब में और पहले में फर्क है। इसलिए तुम जहां हो वहां खुश रहो, और हम जहां हैं हमें वहां खुश रहना चाहिए, यही उचित भी है। श्याम ने भावुक होकर के कहा, हमें यह सब कुछ भी नहीं पता है और ना ही हम यह जानना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए। इन भावुक पलों के बीच रूम में सभी के चेहरों पर उदासी थी। तब चाची ने श्याम को फिर से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो समझदार हो, तुम्हारे मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। श्याम, आप जब तक हमारे साथ जाने से इनकार करेंगी हम कुछ नहीं समझेंगे और ना ही हम कुछ समझना चाहते हैं। चाची ने श्याम को फिर से समझाते हुए कहा, श्याम भैया हमारी बात समझने की कोशिश करो, सब कुछ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमें समय के अनुकूल बदलना ही पड़ता है और बदलने में ही हम सबकी भलाई भी होती है। अनुपमा से अब और चुप नहीं रहा गया। उसने तब चाची से कहा, आप हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही हैं चाची जी, हम सब इंसान ही हैं, जीवन में गलतियां हम सब में से किसी से भी हो सकती हैं चाची जी, हमें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर तो दीजिए। चाची ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हमें कुछ समय दो सोचने का, शाम को जब तुम्हारे चाचा जी आएंगे उनसे एक बार बात कर लें, फिर हम आपको बताते हैं। श्याम, अच्छी बात है चाची, हम शाम तक का वेट कर लेंगे, लेकिन हम आज आप सबको अपने साथ लेकर के जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाची अपने चाचा जी को आ जाने दो एक बार, फिर बात करते हैं। चाची ने फिर आगे कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगे अब सब, हम आपके लिए तब तक कुछ बना देते हैं। अनुपमा आप परेशान मत होइए चाची जी, हमें कुछ नहीं खाना है अभी। चाची भला ये भी कोई बात हुई, हम आप सभी को बिना कुछ खाए नहीं जाने देंगे। अनुपमा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, हम जानते हैं आपको और समझते भी हैं।
अच्छा तो फिर हम दोनों मिल करके सबके लिए कुछ बनाते हैं, इस बहाने आज भी आपसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। तब फिर अनुपमा और चाची वहां से उठ करके किचन की ओर चली गई थे। तब राहुल अपनी जगह से उठ करके श्याम के पास आया और श्याम के पैरों को छूते हुए उसने श्याम से कहा, हम माफी के लायक तो नहीं हैं भैया, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। कहते हुए राहुल की आंखें भर आई थी। श्याम ने राहुल के हाथ पकड़ते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम हमारे बहुत अच्छे भाई हो, तुम गलत नहीं थे, तुमने जो किया हमारा भला सोच करके किया था, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। राहुल ने भरे हुए गले से कहा, हम बहुत बुरे हैं भैया, हमने आपसे न जाने क्या क्या कह दिया, हम अपने आप से नाराज हैं। राहुल ने श्याम को गले से हटा करके एक जगह बिठाया और उसे समझाते हुए कहा, राहुल ऐसा कह करके अपने किए गए अच्छे कार्य का अपमान मत करो, तुमने जो भी किया है वह सराहनीय है। हम जानते हैं जितना दुख तुम्हारे कहे उन शब्दों से हमें हुआ है, उससे ज्यादा दुख तुम्हें भी हुआ होगा, इसलिए खुद को मत कोसो। किसी तरह श्याम ने राहुल को समझा दिया। श्याम के समझाने से राहुल को सांत्वना मिली और वह अब खुश भी था, क्योंकि अब उसका बड़ा भाई उसके साथ में जो था। नेहा को काफी टाइम हो गया था यहाँ, इसलिए उसने राहुल से कहा, राहुल अब हम चलते हैं। राहुल खाना बन रहा है नेहा, आप खाना खा करके जाना। नेहा, थैंक्स राहुल, लेकिन हमें अब घर जाना होगा, हमारी मम्मा वेट कर रही होंगी। राहुल, अच्छा ठीक है, चलो हम तुम्हें बाहर तक छोड़ देते हैं। नेहा ने कुछ सोचते हुए राहुल से कहा, राहुल आप 1 मिनट रुकिए, हम अनुपमा दीदी और आंटी जी को बोल करके आए कि हम जा रहे हैं, फिर चलते हैं। और फिर नेहा किचन की ओर चली गई। नेहा ने किचन के गेट पर पहुंच करके चाची से कहा, हम जा रहे हैं आंटी जी। चाची ने नेहा की ओर देखते हुए कहा, नेहा बेटा खाना बन रहा है, तुम खाना खा करके जाना। नेहा, हमें काफी देर हो गई है, आंटी यहाँ पर आए, मम्मा वेट कर रही होंगी घर पर, नहीं तो हम खाना खा करके ही जाते। अनुपमा ने तब नेहा से कहा, बस 5 मिनट और लगेंगे खाना बनने में, तुम फिर खा करके चली जाना। चाची ने तब नेहा से प्यार से कहा, बेटा तुम पहले खा करके चली जाना, अपनी मम्मी को फोन कर बोल दो ताकि वह परेशान नहीं होंगी। चाची ने जब प्यार से कहा तो नेहा मना नहीं कर सकी और उसने धीरे से कहा, जी आंटी। कुछ देर में जब खाना बन गया तब नेहा ने खाना खाया और फिर सबसे मिल करके वह राहुल के साथ बाहर चली गई। नेहा और राहुल नेहा की गाड़ी के पास पहुंच गए थे। तब नेहा ने राहुल से कहा, राहुल आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, हम भी यही चाहते हैं कि आप सब श्याम भैया के साथ रहें। आपके श्याम भैया और आपकी भाभी आप सभी से बहुत प्यार करते हैं, आपको उनकी बात मान करके उनके साथ चले जाना चाहिए। राहुल, हम क्या कह सकते हैं नेहा इस बारे में, जो मम्मी पापा फैसला करेंगे उसी में हमारी भी सहमति होगी। नेहा ने गंभीर होकर के कुछ सोचते हुए राहुल से कहा, आपके पापा की सहमति तो मिल जाएगी ना श्याम भैया के घर जाने की? राहुल, मिल तो जानी चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी कहना अनुचित है नेहा, सब पापा के फैसले पर ही निर्भर करता है, वह क्या फैसला लेते हैं। नेहा, हमें बहुत चिंता हो रही है राहुल। राहुल ने नेहा को समझाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए नेहा, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इंसान को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वक्त अपने साथ क्या लेकर के आने वाला है ये तो कोई भी नहीं जानता है। हमें तो बस अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। नेहा, आप इतनी गहराई से कैसे सोच लेते हैं, कहां से सीखा आपने इतनी अच्छी बातें? राहुल, अपने भैया के साथ हमने बहुत समय बिताया है, हमें उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है, मम्मी पापा से भी बहुत कुछ सीखा है। हमारे घर का माहौल ही ऐसा रहा है शुरू से कि कुछ ना कुछ बड़ों से सीखने को मिलता ही रहा है। नेहा ने गंभीर होते हुए कहा, काश हमें भी ऐसी परवरिश मिली होती राहुल, तो हम भी शुरू से आपकी तरह ही होते। आज आपसे हमने एक बात तो सीख ली कि बच्चों पर परिवार की अच्छी परवरिश और अच्छे माहौल का फर्क पड़ता है, और उस अच्छी परवरिश का आप एक उदाहरण हैं। नेहा की बात का जवाब देते हुए राहुल ने कहा, आपने सही कहा, अच्छी परवरिश बच्चों को अच्छा रास्ता ही दिखाती है। हम खुशनसीब हैं कि हमें अपने परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता रहा है, और इसका पूरा क्रेडिट हम अपनी फैमिली को ही देते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह अपने फैमिली की वजह से ही हैं। राहुल ने आगे कहा, माफ कीजिएगा,
हमने भी आपको बातों में लगा लिया, आपको तो जल्दी निकलना था। नेहा कोई बात नहीं राहुल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम जान करके ही रुक गए थे, आपसे इतनी अच्छी बातें जो सीखने को मिल रही थी। राहुल अच्छा अब आप लेट मत होइए, टाइम से अपने घर निकल जाइए, कल फिर कॉलेज में मिलते हैं। नेहा ने राहुल की ओर देख करके कहा, सच कहें तो अब जाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कि कुछ देर और आपसे बातें करते रहें। राहुल बातें हम फिर भी कर लेंगे, अगर आप घर पहुंचने में और देर करेंगी तो आप पर आंटी जी की डांट भी पड़ सकती है। नेहा ने मुस्कुरा करके कहा, आपको पता है राहुल, जब हम मम्मा से कहते हैं कि हम आपके साथ हैं या थे तो मम्मा कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि वह खुद जानती हैं कि हमारे इस बदलाव के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। राहुल ने मुस्कुरा करके कहा, आप हमें कुछ ज्यादा ही सम्मान नहीं दे रही हैं, वैसे हम अकेले इस तारीफ के हकदार नहीं हैं, आपका अपना योगदान भी इसमें, आपने खुद भी अपने अंदर बदलाव की चाह रखी थी, तभी वह बदलाव संभव हो सका है। नेहा ने गंभीर हो करके कहा, आपने ऐसा कहा तो वह आपका बड़प्पन है और आपकी महानता भी, हम आपकी तारीफ यूं ही नहीं कर रहे थे, आपकी यही बात आपको और भी अच्छा बनाती है। राहुल आपको पता है हमारे श्याम भैया कहते हैं कि ज्यादा तारीफ करने से सामने वाले में अहंकार उत्पन्न हो सकता है। नेहा ने मुस्कुरा करके कहा, अगर सामने वाला आप जैसा इतना अच्छा इंसान हो तो अहंकार नहीं आएगा। राहुल आप हमारी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी आपने, हमें लगता है कि आपको अब चलना चाहिए और हमें भी। आपके घर पर आपकी माँ वेट कर रही होंगी और हमारे घर में भी सब हमारा वेट कर रहे होंगे। नेहा ने मुस्कुरा करके कहा, ओके फिर कल मिलते हैं। कह करके नेहा ने गाड़ी का गेट खोला, गाड़ी में बैठ करके गाड़ी स्टार्ट की और राहुल की ओर देखते हुए इस्माइल के साथ हाथ हिलाते हुए बाय कहा, तो राहुल ने भी उससे हाथ हिला करके बाय कहा और फिर नेहा अपने घर के लिए निकल गई और फिर राहुल अपने घर के अंदर आ गया। चाची ने जब श्याम को खाना खाने को कहा तो श्याम ने चाची से कहा, चाचा जी का वेट कर लेते हैं, चाचा जी आ जाएं तो फिर हम साथ में ही खाना खा लेंगे। तब अनुपमा और राहुल ने भी बाद में खाने को कह दिया था। कुछ देर के इंतजार के बाद चाचा जी भी घर आ गए थे। श्याम और अनुपमा दोनों ने चाचा जी के पैर छुए तो चाचा जी ने उन्हें ब्लेसिंग दी और फिर सब बैठ करके बातें करने लगे। चाची ने तब चाचा जी से कहा, हमने श्याम और अनुपमा को बहुत समझाया लेकिन दोनों ही नहीं मान रहे हैं, कहते हैं कि हम आप सबको अपने साथ लेकर के ही जाएंगे। चाचा जी ने तब श्याम की ओर देखते हुए कहा, श्याम तुम्हारी चाची ने तुमसे क्या कहा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें और अनुपमा बहू को घर वापस चले जाना चाहिए और हमें ले जाने की जिद नहीं करना चाहिए। बेटा अगर पास रह करके घर में शांति नहीं रह सके तो दूर रहना ही उचित है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। श्याम चाचा जी हमारी गैर मौजूदगी में जो भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, आप हमें एक अवसर तो दीजिए, हम आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। चाचा जी हमें आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, कृपया हमें अपने आशीर्वाद से वंचित मत कीजिए। चाचा जी ने तब श्याम को समझाते हुए कहा, बेटा श्याम तुम स्वयं को बहुत समझदार हो, हमें इस बात का यकीन है कि तुम अपने परिवार को बिना हमारे मार्गदर्शन के भी अच्छी तरह चला सकते हो, इसलिए तुम ऐसी जिद मत करो और हमारी बात मान करके अपने घर लौट जाओ। श्याम ने भावुक होकर के चाचा जी से कहा, चाचा जी बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, आखिर में वे अपने बड़ों की बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के लिए फलदायी होता है, कृपया हमें अपने आशीर्वाद से वंचित मत कीजिए। तब अनुपमा ने भी श्याम का साथ देते हुए चाचा जी से कहा, चाचा जी हम सभी को आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, कृपया श्याम जी की बात आप मान करके हमारे साथ चलिए। चाचा जी ने कुछ देर खामोश रह करके कुछ सोचते हुए और फिर कुछ सोचने के बाद चाचा जी ने कहा, हमें कल तक का समय दे दो विचार करने के लिए। श्याम चाचा जी हमने आपकी हर बात आज्ञा समझ करके मानी है, यह बात भी मान लेते हैं, लेकिन कल हम आप सभी को अपने साथ ले करके ही जाएंगे। चाचा जी बाकी बातें तो बाद में करते हैं, चाचा जी बाकी बातें बाद में ही करते हैं श्याम। तब चाची ने श्याम और अनुपमा से कहा,
अब आप दोनों भी खाना खा लीजिए, वैसे भी काफी देर हो गई है। हम तुम्हारे चाचा जी को भी खाना लगाने जा रहे हैं, साथ में तुम दोनों के लिए भी खाना परोस देते हैं। अनुपमा ने चाची से प्यार से कहा, चाची जी क्या हम सब एक साथ नहीं खा सकते हैं? आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तब चाचा जी ने चाची से कहा, बहू प्यार से कह रही है तो साथ में तुम भी खा लो। चाची जी। तब अनुपमा और चाची ने सबके लिए पहले खाना परोस दिया और स्वयं भी आ करके बैठ गई। राहुल अभी भी दूर ही बैठा था। तब अनुपमा ने राहुल को बुलाते हुए कहा, देवर जी आप भी आ जाइए, हमने आपके लिए खाना आपके प्रिय भैया के साथ ही परोस दिया है। अनुपमा की बात सुन करके सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और राहुल भी तब मुस्कुराता हुआ श्याम के पास आकर के खाना खाने बैठ गया था। सब ने फिर साथ में खाना खाया और फिर अनुपमा और श्याम सुबह सबको साथ ले जाने को कह करके घर चले गए थे, क्योंकि चाचा जी के यहाँ इतनी जगह और व्यवस्था भी नहीं थी कि सब सो सकते। श्याम और अनुपमा के जाने के बाद चाचा जी ने चाची से कहा, हमें आज रात को ही यहाँ से जाना होगा, नहीं तो सुबह श्याम के आने पर हम विवश हो जाएंगे उनके साथ जाने के लिए। चाची ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन राहुल की पढ़ाई का क्या होगा? चाचा जी राहुल कॉलेज के हॉस्टल में रह लेंगे, हम उन्हें पैसे भेजते रहेंगे। राहुल ने संकोच करते हुए अपने पापा से कहा, पापा भैया और भाभी ने इतने प्यार से कहा था, फिर आप क्यों नहीं उनकी बात मान रहे हैं? यहाँ से जाने के बाद भैया को याद कर आप वहाँ दुखी रहेंगे और भैया यहाँ, क्या यही सही होगा पापा? चाचा जी ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने ठीक कहा राहुल, यह सही है कि हमें वहाँ तुम दोनों भाइयों को याद करके दुख होगा और शायद तुम दोनों भाइयों को भी कुछ ऐसा ही हाल हो। मगर बेटा राहुल, अब तुम भी बड़े हो गए हो, चीज़ों को समझना तुम्हें भी आ गया है। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, जीवन में सम्मान के साथ मिल रही नमक रोटी अच्छी है या अपने आत्मसम्मान को दांव पर रख करके मिल रहे अच्छे पकवान? तुम ही बताओ, अगर तुम्हें ऐसी स्थिति में कुछ चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे राहुल? राहुल ने सोच करके कहा, पापा अपमान से मिल रहे अच्छे पकवानों की बजाय हम नमक रोटी में संतोष करना उचित समझेंगे, क्योंकि आत्मसम्मान को बनाए रखना बहुत जरूरी है। पापा यह बात तो हमें समझ में आ गई है और हम आपकी बात का आशय भी अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन पापा जो गलती अनुपमा भाभी की मां से हो गई थी उसके बदले श्याम भैया और भाभी ने स्वयं आकर के आपको चलने के लिए कहा भी है और इस बात का भरोसा भी दिलाया कि वह हमारे मान का हमेशा ख्याल भी रखेंगे, तब भी क्या आपका यहाँ जाना उचित होगा? चाचा जी ने तब राहुल को समझाते हुए कहा, बेटा जिन्होंने गलती की वो तो हमारे पास आए ही नहीं, हमें नहीं पता कि उन्हें अपनी भूल का एहसास भी है या नहीं। अगर ऐसे में हम श्याम के साथ चले जाते हैं तो यह उचित नहीं होगा। जिनसे गलती हुई है उन्हें गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है बेटा, और इस घटना से उन धनवान व्यक्तियों को भी सीख मिलेगी जो गरीब को कुछ समझते ही नहीं हैं। उन्हें भी यह पता लगेगा कि किसी गरीब के आत्मसम्मान की भी अहमियत होती है। राहुल, हम आपकी बात से अब पूरी तरह से सहमत हैं पापा, हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अब हम आपको जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन आपसे एक प्रार्थना करते हैं। चाचा जी ने हैरानी से पूछा, कैसी प्रार्थना बेटा? अगर कोई बात है तो तुम बेझिझक कह सकते हो। राहुल ने संकोच करते हुए कहा, हम आपसे यह परमिशन चाहते हैं कि आप हमें कोई पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन दे दें ताकि हम अपने खर्चे का कुछ हिस्सा स्वयं भी उठा सकें। प्लीज पापा मना मत कीजिएगा। और हाँ, हम इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पार्ट टाइम जॉब करने से हमारी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा। चाचा जी ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तब तक जब तक दूसरे शहर जा करके हमारा काम ठीक से व्यवस्थित नहीं हो जाता है। राहुल, इसलिए तो हमने आपसे परमिशन मांगी है पापा, ताकि हम आपकी जिम्मेदारी का कुछ बोझ बांट सकें। चाची ने तब राहुल से कहा, हमें तुम पर गर्व है बेटा। चाची ने आगे राहुल से कहा, राहुल हम अभी यहाँ से चाची ने आगे राहुल से कहा, राहुल हम अभी कहाँ जा रहे हैं या हम तुम्हें भी बता कर नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि बेटा तुम भावनाओं में बह करके हमारे बारे में अपने श्याम भैया को बता दो। राहुल ने तब चाची से कहा, हम भी आपसे नहीं पूछेंगे मम्मी,
कि आप और पापा कहाँ जा रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी। चाची वह बताओ क्या है। राहुल वह यह कि आप हमें रोजाना फोन पर अपने बारे में बताती रहेंगी। चाची तुम फिक्र मत करो बेटा, हम तुमसे समय समय पर बात करते रहेंगे। और फिर चाचा चाची अपने जाने की तैयारी करने लगे और राहुल भी उनकी मदद कर रहा था। रात का समय था। डिनर के बाद लीला नेहा के रूम में आई और उन्होंने नेहा के पास बैठते हुए कहा, तुमने अपने लिए खाना बनाने के लिए क्यों मना कर दिया था। नेहा सॉरी मम्मा, हम राहुल के घर पर खा करके आए थे। हमने तो मना किया था उनसे, लेकिन हमने आपको बताया था ना कि राहुल की माँ कितनी अच्छी हैं। जब उन्होंने हमसे प्यार से कहा तो उनकी बात हम टाल नहीं पाए। लीला कोई बात नहीं बेटा, पर तुम्हें जिम्मेदार देख करके खुशी होती है हमें। काश राहुल जैसा दोस्त तुम्हें पहले मिल जाता तो कितना अच्छा होता। नेहा ने मुस्कुरा करके कहा, मम्मा हर चीज अपने समय पर ही होती है, उसके लिए कोई क्या कर सकता। लेकिन हम खुश हैं इस बात से कि देर से ही सही हमें राहुल जैसा एक अच्छा दोस्त तो मिला, जो कि हमें हमारी गलती पर समझाते हैं और हमेशा अच्छी सलाह देते हैं हमें। सच कहें मम्मा, हम जितने खुश पहले नहीं रहते थे उससे अधिक खुश अब हम रहते हैं। लीला ने मुस्कुरा करके कहा, यह तो तुम्हें देखने से ही पता लगता है। अच्छा फिर हमें कब मिलवा रही हो अपने फ्रेंड से और उनकी माँ से। हम भी उनसे मिल करके कुछ सीखना चाहते हैं। नेहा हम आंटी जी से जब मिलने जाएंगे तो कह देंगे कि हमारी मम्मा आपसे मिलना चाहती हैं, और राहुल से तो हम आपको कभी भी मिलवा देंगे। नेहा ने आगे कुछ सोचते हुए कहा, मम्मा आपको पता है राहुल और उसकी फैमिली हमारी तरह ही रिच नहीं है, लेकिन उनका दिल बड़ा है। हमने खुद देखा है राहुल और उनकी माँ को अपनों से अधिक दूसरों का ख्याल रखते हुए, दूसरों की परवाह करते हुए उन लोगों के साथ रह करके हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहता है। लीला ने प्यार से नेहा की ओर देखते हुए कहा, अच्छी बात है बेटा, वैसे जो संस्कार हमें तुम्हें सिखाने चाहिए थे राहुल और उसकी फैमिली से सीखने को मिल रहे हैं। हम उन लोगों के हमेशा आभारी रहेंगे जिनकी वजह से तुम में हमें इतना परिवर्तन देखने को मिला है। अब तुम्हें देख करके हमें लगता है बेटा कि तुम सच में बड़ी हो गई हो। नेहा ने माँ की गोद में सिर रखते हुए मुस्कुरा करके कहा, इंसान संस्कारी हो जाने से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप भी बड़े हो गए हो मम्मा। नेहा की बात सुन करके लीला के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच ही कह रही हो बेटा, शायद हम अब ही बड़े हुए हैं। अपनी और चाचा जी की जरूरत का सामान चाची ने अपने बैग में रख लिया था और फिर चाचा चाची और राहुल स्टेशन के लिए निकल गए थे। राहुल स्टेशन तक अपने मम्मी पापा के साथ गया था। अपने मम्मी पापा को ट्रेन में बिठा करके राहुल वहां से सीधा अपने घर आया और सुबह सुबह ही वह जल्दी से वहां से अपना सब सामान लेकर के कॉलेज के हॉस्टल की ओर निकल गया। और जाने से पहले वह मकान मालिक को एक चिट्ठी दे गया था जो उसे उसकी माँ ने श्याम को देने के लिए कहा था, और राहुल ने भी चिट्ठी मकान मालिक को देते वक्त कह दिया था कि वह उस चिट्ठी को श्याम को दे दें। अगली सुबह श्याम जागने के बाद अपने चाचा चाची के पास जाने की तैयारी करने लगा। आज के सभी और काम उसने बाद में करने का निर्णय लिया था। उसका आज का सबसे पहला काम था अपने चाचा चाची को अपने घर पर वापस लाना। और अनुपमा को आज श्याम से भी पहले जाग गई थी। उसने सर्वेंट को सबसे पहले चाचा चाची के रूम को साफ करने को कहा। श्याम जब तैयार होकर के निकलने लगा था तब अनुपमा ने उससे कहा, आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए और फिर हम भी तो आपके साथ चल रहे हैं। श्याम ने अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, हमने सोचा कि चाचा जी और चाची को साथ लेकर के ही तो आना है, फिर आकर के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आपसे साथ चलने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमें लगा शायद आप अभी बिजी होंगी। अनुपमा, जब आज का आपका पहला काम हमारे चाचा जी और चाची जी को अपने घर वापस लाने का है तो हम फिर और किसी काम में कैसे बिजी हो सकते हैं। हमने सुबह जल्दी जाग करके अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। बस आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर हम दोनों साथ में ही चलते हैं। श्याम ने तब अनुपमा की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, अच्छा फिर आप ब्रेकफास्ट दे दीजिए, हम भी ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। अनुपमा तब डाइनिंग टेबल पर रखा ब्रेकफास्ट श्याम के लिए परोसने लगी। जब श्याम ने अनुपमा को ब्रेकफास्ट एक प्लेट में लगाते हुए देखा तो उससे कहा, आप अपने लिए भी तो ब्रेकफास्ट रखिए अनुपमा जी। अनुपमा,
आप खा लीजिए, हमारा मन नहीं है खाने का। श्याम ने जब अनुपमा की ओर देखते हुए कहा, यह क्या बात हुई अनुपमा जी, फिर आपने हमसे क्यों ब्रेकफास्ट करने को कहा? अनुपमा, हमें पता है कि आप इस समय रोजाना ब्रेकफास्ट करते हैं, इसलिए हमने आपसे कहा। श्याम, हमें पता है कि आप हमारे ऑफिस जाने के बाद ब्रेकफास्ट करती हैं, लेकिन आज हम दोनों ही साथ में जा रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम हमें आते हुए लग जाए। श्याम ने तब अपने पास रखी चेयर को पीछे करते हुए अनुपमा से प्यार से कहा, आप आइए हमारे पास आकर के बैठिए, दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। श्याम ने प्यार से कहा था तो अनुपमा श्याम की बात को टाल नहीं पाई और फिर वह भी श्याम के पास आकर के बैठ गई। अनुपमा और श्याम ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और फिर दोनों खुशी खुशी अपने चाचा चाची को लेने के लिए निकल गए। लेकिन बेचारे सच कहाँ जानते थे कि चाचा चाची तो शहर छोड़ करके पहले ही जा चुके थे। जब अनुपमा और श्याम ने वहां पहुंच करके गेट पर ताला लगा देखा जहां चाचा चाची रहते थे, दोनों ही परेशान हो गए। उन्हें लगा शायद चाचा चाची कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। लेकिन तभी अनुपमा और श्याम को वहां देख करके मकान मालिक आ गया और उसने आकर के श्याम से पूछा, क्या आपका नाम ही श्याम है? श्याम ने मकान मालिक की ओर देखते हुए कहा, हाँ जी, हमारा नाम ही श्याम है। मकान मालिक ने कहा, आपके लिए यह चिट्ठी है। श्याम ने तब मकान मालिक के हाथ में चिट्ठी ली। श्याम ने तब मकान मालिक के हाथ से चिट्ठी ली और वह तब जल्दी से चिट्ठी को खोल करके पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, श्याम भैया, हम जानते हैं कि आप एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति हैं। हमने आपके बचपन से ही देखा है कि आप बहुत ही सुलझे हुए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझने की काबिलियत रखते हैं। आपको अच्छे बुरे की भी परख है। कहते हैं कि बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, लेकिन सच कहें श्याम भैया तो कई अच्छी बातें हमें आपसे सीखने को मिली हैं। आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हम आपकी चाची हैं। श्याम भैया, आगे जो हम आपसे कहने जा रहे हैं उसकी हम आशा करते हैं कि आप उस बात को ठीक से समझेंगे और अपने चाचा जी और चाची को मजबूरी को भी समझेंगे। श्याम भैया, जब आप यहाँ नहीं थे तब धनवान लोगों ने हमें दुत्कारा था। उन्होंने हम सबके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। उस बात को जब भी याद कर लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। जब हमें उस बात को याद कर इतना दुख होता है तो आप सोचिए कि उस दिन हम सब पर क्या बीती होगी जब लीला जी और आपकी सासू माँ ने हमारी बेइज्जती की थी। श्याम भैया, आपसे दूर रह करके आपके चाचा जी और चाची दोनों ही दुखी रहेंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान को वापस लाने के लिए और जिन लोगों ने हमें अपमानित किया था उन्हें उस बात का एहसास कराने के लिए हमें यहाँ से जाना ही होगा, ताकि लीला जी और अनीता जी के साथ साथ उन धनवानों को भी सीख मिल सके जिनके सामने गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने चाचा जी और चाची की मजबूरी समझेंगे और हमारी फिक्र ना करके खुश रहेंगे। हम भले आपसे दूर हैं, लेकिन हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते श्याम की आंखों से आंसू निकल आए थे। श्याम की आंखों में आंसू देख करके अनुपमा ने वह चिट्ठी जल्दी से श्याम के हाथों से ले ली और पढ़ने लगी। श्याम को चिट्ठी पढ़ने के बाद जैसे होश ही नहीं रहा, इसलिए उसने वह चिट्ठी अनुपमा को दे दी थी। उसे यह भी याद नहीं रहा था कि अनुपमा को यह पता लग जाएगा कि उसके चाचा जी चाची के घर से जाने के पीछे कहीं ना कहीं अनीता जी भी जिम्मेदार हैं। अनुपमा ने जब पूरी चिट्ठी पढ़ी तो वह बेसुध होकर के बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनुपमा का यह हाल देख करके तब श्याम को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उसने अनजाने में क्या कर दिया। जो बात अनुपमा जी को नहीं पता चलनी चाहिए थी वह उन्हें पता लग गई थी। श्याम ने तब अनुपमा की हालत देख करके खुद को संभाला, क्योंकि वह जानता था कि वह अभी किसी और के घर पर है। इसलिए तब उसने अनुपमा का हाथ पकड़ करके वहां से उठाया और अपने साथ उसे गाड़ी की ओर ले आया। अनुपमा बेसुध थी। श्याम अनुपमा की तकलीफ को महसूस कर पा रहा था। अनुपमा को इस बात का पहले बिल्कुल भी आभास नहीं था कि चाचा चाची के घर से जाने के पीछे की वजह उसकी माँ है, और जब से अनुपमा को सच का पता लगा था उसे इस बात का बहुत सदमा पहुंचा था। अनुपमा को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसकी अपनी माँ ऐसा कर सकती हैं। जब उसने अपनी माँ के बारे में चिट्ठी में पढ़ा
तो वह अंदर से बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि वह ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ ऐसा कुछ कर सकती हैं। श्याम ने अनुपमा को गाड़ी में बिठाया और फिर खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद जब वह दोनों अपने घर पहुंच गए, अनुपमा तब भी बेसुध थी। वह खामोश थी और आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं रही थी और यही बात श्याम को दुखी कर रही थी। आखिर अनुपमा कहती भी क्या बेचारी, उसकी अपनी माँ ने जो किया था उसके लिए वह खुद को ही दोषी मान रही थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी माँ ऐसा कर सकती हैं। दुखी श्याम भी बहुत था, लेकिन अनुपमा की इस हालत ने उसे परेशान कर दिया था। वह अनुपमा का नेचर जानता था, इसलिए उसे अनुपमा की ज्यादा फिक्र हो रही थी। श्याम ने जब अनुपमा को खामोश रोते हुए देखा तो उससे कहा, अनुपमा जी खुद को संभालिए, आप उस घटना के लिए खुद को दोषी मत मानिए। जो होना था वह बस एक नियति है और नियति पर किसी का कोई बस नहीं चलता है। अनुपमा अब फूट फूट करके रोने लगी और उसने अपना सिर श्याम के कंधे पर रख दिया और उसने रोते हुए श्याम से कहा, हम आपसे इस अपराध के लिए माफी भी नहीं मांग सकते हैं श्याम जी, और माफी मांगे भी तो किस मुंह से मांगे। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारी मम्मा ऐसा भी कर सकती हैं। आप हमें जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। और वह फिर से रोने लगी। अनुपमा को इस तरह से रोना श्याम को दुखी कर रहा था। एक तरफ अपने चाचा चाची की फिक्र और दूसरी ओर अनुपमा की यह हालत देख करके श्याम बहुत परेशान और दुखी था, लेकिन उसे इस समय अपनी परेशानी और दुख से ज्यादा अनुपमा की फिक्र अधिक हो रही थी। श्याम ने अनुपमा को फिर से समझाते हुए कहा, अनुपमा जी हमने कहा ना आपसे, आप खुद को दोषी मत मानिए। जो होना था वो हो चुका है, उसके लिए खुद को दोषी मानना गलत बात है। अनुपमा कैसे खुद को दोषी ना माने हम श्याम जी, हमारी मम्मा की वजह से आपसे आपकी फैमिली दूर हो गई। बेचारे चाचा जी और चाची जी को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। हम इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। श्याम, अनुपमा जी जो कुछ भी हुआ उसे अब बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम मिल करके सुधारने की कोशिश तो अवश्य ही करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा कैसे ठीक हो जाएगा श्याम जी, चाचा जी और चाची जी का तो कोई पता ही नहीं है हमारे पास। हम आखिर ढूंढे तो ढूंढे कहाँ उन्हें। हम आपके और आपके परिवार के दुख का कारण है श्याम जी। इससे तो अच्छा होता कि हम आपकी लाइफ में आते ही नहीं। श्याम ऐसा मत कहिए अनुपमा जी, आपसे ही तो हमारे जीवन की नई दिशा मिली है। चाचा जी और चाची जी के यहाँ से जाने का कारण आप नहीं हैं। अनुपमा आपके कह देने भर से क्या होता है श्याम जी, हमारी माँ से जो गलती हुई है तो दोषी हम भी हैं। अनीता जी पास ही खड़ी थी और उन्होंने अनुपमा की सारी बातें सुन ली थी। तब वह अनुपमा के पास आई और उन्होंने अनुपमा से कहा, बेटा खुद को क्यों कोस रही हो, अपराध तो हमसे हुआ है, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है उसमें। पता नहीं उस दिन हमें क्या हो गया था, हमसे अनजाने में वह सब हो गया। हम माफी के लायक तो नहीं हैं और माफी मांग करके हम तुम्हें लज्जित भी नहीं करेंगे। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, आखिर कहती भी क्या, आखिर वह उनकी माँ जो थी। अनुपमा वहां से चुपचाप उठ करके अपने रूम की ओर जाने लगी तो श्याम भी जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और अनुपमा के साथ चला गया। और अनीता जी बेसुध वहीं बैठी रही और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे थे। अनुपमा अपने रूम में जा करके बेड पर लेट गई और रोने लगी। श्याम उसके पास जा करके बैठ गया और फिर उसने अनुपमा के सिर पर हाथ रख करके उसे समझाते हुए कहा, अनुपमा जी आपसे हमने कहा ना कि आप खुद को दोषी मत मानिए, आपकी कोई गलती है ही नहीं और फिर हमें भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, फिर क्यों आप खुद को हर्ट कर रही हैं। अनुपमा ने रोते हुए कहा, हमें यह बात बहुत हर्ट कर रही है श्याम जी कि हमारी मम्मा ऐसे कैसे कर सकती हैं। श्याम ने अनुपमा को समझाते हुए कहा, अनुपमा जी हम सब इंसान ही हैं, गलती इंसान से ही होती है। मम्मा जी से भी हो गई और उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था और अपनी गलती भी मान ली थी। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी है। वह आपको भी उस घटना के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन हमने ही उन्हें आपको बताने के लिए मना कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि मम्मी जी को अपनी ही बेटी की नज़रों में शर्मिंदा होना पड़े। अनुपमा मतलब आप पहले से ही सब जानते थे तो हमें क्यों नहीं बताया आपने। अगर आपने हमें पहले यह बात बता दी होती तो हम चाचा जी और चाची जी के पैरों में गिर करके उनसे माफ़ी मांग लेते अपनी माँ की तरफ से, और शायद चाचा जी और चाची जी को भी हम जाने से
रोक भी लेते। काश आपने हमें पहले बता दिया होता श्याम जी। श्याम, अब हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे और हमें लगा कि हम सब ठीक कर देंगे, बस यही सोच करके हमने आपको नहीं बताया था। तभी बाहर से घर के सर्वेंट ने अनुपमा के रूम के बाहर आकर के घबराते हुए कहा, मैडम जी जल्दी बाहर आइए, पता नहीं बड़ी मैडम को क्या हो गया है। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 12 और अंतिम भाग में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के अंतिम भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।